की हुई है, तो इससे आसान। तो मैं अपनी बात को शुरू करते हुए सभी संतों गुरुओं महापुरुषों को नमन करता हूं। ये अच्छा है मेरे लिए कि आज मैं इस गांव में अपनी बात रखने के लिए, क्योंकि इस गांव में जो मंच है इस पर बहुत सीनियर लोग बैठे हैं, चाहे वो धर्मपाल भाई, पप्पू भाई, चाहे वो प्रधान जी, ओमपाल जी, खजानदास जी और तमाम जितने भी जिम्मेदार लोग हैं, ये सब मुझसे उम्र में भी बड़े हैं और इन्होंने मुझसे ज्यादा पहले इस आंदोलन में काम किया। आज इस काम को मैं कर रहा हूं, मुझसे पहले इन्होंने इस काम को लंबे समय तक किया। मेरे बारे में अगर आप, पता नहीं आपने टीवी से क्या जाना है, अखबार से क्या जाना है, फोन से क्या जाना है, मेरा जन्म हुआ है उस गांव का नाम है छुटवल। अब वो कस्बा हो गया है, गांव नहीं रहा। मेरे पिताजी प्राइमरी स्कूल में हेडमास्टर थे, पहले सहायक करता फिर अध्यापक, फिर वो हेडमास्टर रिटायर। 2004-5 की बात है कि हमारे यहाँ पहली बार शोभा यात्रा निकली। और आप जानते हैं, आप गांव में जिम्मेदार लोग हैं, जहां शोभा यात्रा नहीं निकलती, पहली बार निकलती तो प्रशासन मना कर देता है कि भाई नई परंपरा नहीं होगी। हाँ, नई परंपरा क्यों भाई वकील साहब वैसे रहता ना, ये कुछ इधर तुम काम करने वाला आदमी पीछे कहां खड़े रहते साइड में। तो मगर हमारे लोगों ने, स्पेशली मेरे पिताजी ने कहा कि भाई देखो, जब सब लोगों की निकलती तो हम भी निकालेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो पुलिस ने कहा आप निकाल लो, हम जिम्मेदार हैं। लेकिन एक ये प्रोसीडिंग है कि अगर कोई विवाद हो गया तो फिर दोबारा निकलेगी ही नहीं। तो मेरे पिताजी ने, मैं स्कूल से आया था, मेरे पिताजी ने मुझे फोन किया कि भाई चंद्रशेखर आप अपने साथियों को लेके आ जाओ, क्योंकि शोभा यात्रा तो निकालना, क्योंकि ये हमारे मान सम्मान का मामला। जिनकी संख्या इतनी सी वो भी निकालते हैं, और हम तो बहुत संख्यक लोग हैं, तो हम क्यों ना निकालें। लेकिन शर्त यह है कि पुलिस सहयोग नहीं करेगी, आपको अपने बलबूते निकालना। अगर एक बार शोभा यात्रा में कोई गड़बड़ होगी तो दोबारा शोभा यात्रा कभी निकलेगी नहीं, ये समझ के चलते। तो एक लाठी उन्होंने मेरे हाथ में थी, जो मैं घर से लेके आया था। अब इसको सुरक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारी है। अब ये घर तक हमारी बहन बेटियां भी हैं, हमारी माएँ भी हैं, ये इज्जत है हमारी। इसको घर तक, रविदास गुरु घर तक लेके जाना, चाहे कुछ हो जाए। वो दिन है और आज का दिन है, वो लाठी मेरे हाथ में है। मैंने उस इज्जत की, उस पगड़ी की, उस समाज के सम्मान की हमेशा रखवाली की। इसका उदाहरण मैं अकेला नहीं, आप सब लोग जो मुझे जानते देखते हैं वो जानते हैं कि पिछले 11 साल में मैंने ना दिन देखा, ना रात देखी, ना धूप देखा, ना छांव देखी, ना आंधी देखा, ना तूफान, ना सामने ये देखा कि वो कितना ताकतवर है। जब भी कहीं भी किसी कमजोर पे जुल्म हुआ, मैं सीना तान के लड़ने के लिए गया। मैंने ये भी नहीं सोचा परिणाम क्या हो। जिनकी सरकारें हैं, जब उनका आदमी किसी गरीब पे जुल्म करता है, किसी बहन बेटी का अपमान करता है, तो वे सोचता हम मालिक हैं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन जब भीम आर्मी के नौजवान मौके पर जाके और पुलिस को मजबूर कर देते हैं कि भाई इसको गिरफ्तार करके जेल भेजो, तो वो जब जेल जाता है तो वो कहता है जिसकी वजह से जेल गया मैं इनको छोड़ूंगा। फिर वो करता क्या है, फिर वो नुकसान पहुंचाता है, झूठे मुकदमे, जेल। और जब कभी कभी गिरफ्तार हुए तो खूब लाठियां खानी पड़ी। आपको याद होगा 600 साल पहले सिकंदर लोदी ने सतगुरु रविदास जी महाराज को एक जगह दी थी दिल्ली में, तुगलकाबाद में। एक बार सतगुरु रविदास जी महाराज को उसने गिरफ्तार करवा दिया। कुछ लोग कहे थे कि भाई ये कोई संत नहीं है तो पाखंडी है, और ये झूठ बोलता है, ये चमत्कार उमत्कार नहीं करता, इस तरह की बातें करके तो सतगुरु जी को गिरफ्तार करा दिया। क्योंकि आप उनकी नस्ल है तो आपको जानना चाहिए। जब सतगुरु जी गिरफ्तार हो गए तो सतगुरु जी ने कहा भाई कर लो गिरफ्तार, मैं कहाँ रोक रहा हूँ, ले चलो। लेकिन कुदरत की ऐसी अनुकंपा हुई कि जहां भी सिकंदर लोदी जाए उसको सतगुरु जी दिखाई दे हर आदमी। अंत उसकी समझ में आया कि उसने किसी बहुत विद्वान, जिम्मेदार, समझदार और बहुत बड़ी ताकतवर किसी शख्सियत को बंदी बना लिया। तो वो सतगुरु जी के पास गया, जाके माफी मांगी, सतगुरु जी मुझसे गलती होगी, मैं माफी चाहता हूँ, मगर मैं ये चाहता हूँ कि आप यहाँ कुछ दिन रुक के जाना। तो एक जमीन उसने सतगुरु जी को दी। जैसे आपके यहाँ कोई बहुत पहुंचे हुए आदमी आ जाए ना, तो आप अपनी तरफ से कहोगे भाई आप ये वाला स्थान रख लो, भाई ये यहाँ आपसे मुलाकात हो जाएगी। तो सतगुरु जी वहां लगभग 6 महीने करीब रहे। एक सरोवर भी था वहां। तो वो जमीन डीडीए ने हड़प ली, केंद्र सरकार के सारे। तो फिर उसमें आंदोलन हुआ तो हम 96 लोग जेल गए।
पूरे दिन दिल्ली बंद रही, आज तक इतिहास में नहीं हुआ, आप पता करवा लेना। और सुप्रीम कोर्ट ने अपना कोई फैसला नहीं पलटा था तब तक। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला पलटा, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि इस जमीन को खाली कराओ। वो गुरु घर की जमीन सुप्रीम कोर्ट ने वापस दी, लेकिन उसकी कीमत चुकानी पड़ी। जब पकड़े गए तो ऐसी लगी उनको कम से कम 250 लाठियां, खूब लाठियां मारी उन्होंने जी भर के, खूब जितना अपमान कर सकते किया, लेकिन हमने सब सहा, क्योंकि बात समाज के सम्मान की। आज भी अभी मैं 4 दिन पहले औरैया गया, वहां एक व्यक्ति की हत्या कर दी, उसकी पत्नी ने, उसके बच्चे ने वीडियो बनाई कि भैया आप आ जाओ। तो जब भी किसी के साथ दुख तकलीफ होती है तो मैं यहाँ से तकलीफ महसूस करता हूँ। मुझे लगता है मेरा परिवार, मैं ये नहीं समझता कि जिस माँ की पेट से मैं जन्म लिया वो मेरा परिवार, मैं समझता हूँ ये मेरा परिवार है जो मुझसे प्यार करता है। तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ, जो भी कर पाऊँ। मैं अम्बाल जी से भी कह रहा था कि मेरा बस चले तो मैं अपने खून का एक कतरा इनके नाम निछावर कर दूं, लेकिन उससे इनकी जिंदगी में क्या बदलेगा। मैं भी इस लड़ाई को इसलिए लड़ रहा हूं। आप देखो, नेता सीबीआई ईडी इनकम टैक्स से भाग जाते नहीं भाग जाते। एक झुकटा मुकदमा जेल हो जाए तो पार्टियां बदल लेते हैं। अगर मुझे इस आंदोलन की परवाह नहीं होती, जो आंदोलन आप लोगों ने सींचा साइकिल पर घूम घूम के, जिस आंदोलन को आपने अपने बच्चों का पेट काट काट के ताकत दी, तो मैं भी किसी दल का मेंबर बन जाता, सही बात, एमपी बन जाता, एमएलए बन जाता, मंत्री बन जाता, मौज काटता, क्यों धक्के खाता फिरता रात को। सही बात। लेकिन ये विचारधारा जिंदा रहे, जिस विचारधारा को हमसे पिछले लोगों ने छोड़ दिया, ये विचारधारा जिंदा रहे, बाबा साहब का नाम जिंदा रहे, काशीराम साहब का संघर्ष जिंदा रहे। इसलिए हमने इस आंदोलन को पुनः खड़ा करने के लिए प्रयास किया और उसकी कीमत चुकाई। 16 महीने जेल काटी, 2 बार तिहाड़ काटी, खूब लाठियां खाई, खूब मुकदमे झेले। इतनी उम्र नहीं मेरी जितने मुकदमे मेरे ऊपर, महीने में जितने दिन नहीं होते उससे ज्यादा मुकदमे। रोज तारीखों पे अगर चाहता रहूं तो काम में नहीं हो पाएगा। और जब और लोगों से नहीं रुका तो फिर गोली भी चलाई, 4 गोली भी चली। एक गोली यहाँ इसको चीर के निकली आपके खून को, उससे भी बच गया क्योंकि सतगुरु जी का खूब आशीर्वाद है, क्योंकि मैं कोई गलत काम नहीं करता। मैं तो कहीं जाता नहीं, आपने कहीं देखा मुझे कहीं और माथा टेकते? आप बता दो ईमानदार से, जिसने देखा आप बताओ, कहीं देखा आपने मुझे माथा टेकते? नहीं, मैं जाता हूँ तो वहीं और वहीं माथा टेकते, क्योंकि मेरे पिताजी बचपन में मेरे हाथ में वो लाठी देके चले गए और वो गुरु घर देके चले गए कि भाई ये है हमारे, जिनकी वजह से हमारा वजूद है। तो मैं तो अपनी जिम्मेदारी पे खड़ा हूँ, और उस दिन भी खड़ा था और आज भी खड़ा हूँ। ये चुनाव लड़ने का भी फैसला हम लोगों ने इसलिए लिया क्योंकि लोकतंत्र में आज तो ऐसा होगा जिसकी लाठी उसकी भैंस। भाई काशीराम साहब ने कहा, मैं काशीराम साहब को अपना गुरु मानता हूँ, गुरु का दर्जा पिता से बढ़कर होता है। अभी आप महसूस करो, एक संत ने कहा, अब वो संत है, मैं संत मानता तो होनी, कि मरे मुलायम काशीराम प्रेम से बोलो, ये पूरे चर्चे हुए। अब तो किसी का मुंह खुला क्या कि क्या काशीराम साहब के बारे में कोई इस तरह के अपशब्द कहे तो उनके खून को तकलीफ नहीं होनी चाहिए? जो उनके बड़े बड़े नाम लेते हैं, उनकी विरासत संभाल रहे हैं, उनके दावे करते हैं, उनको तकलीफ हुई क्या एक बार भी? किसी के मुंह से एक शब्द निकला क्या? अकेला चंद्रशेखर आ जाता जिसने कहा कि इसे पाखंडी को समझा लो, वरना चमड़ा उतारना भी जानते हो, उसका जूता बनाना भी जानते हो, सर पे पटकना भी जानते हैं। काशीराम साहब ने कहा कि भाई जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होती उस समाज की राजनीति भी कामयाब नहीं होती। अब गैर राजनीतिक जड़ें क्या होती है आज के नौजवान को नहीं पता, चाहे वो कितना जय भीम करते हैं उनको नहीं पता गैर राजनीतिक जड़ें क्या होती है। गैर राजनीतिक जड़ें होती है, कोई बता सकता है? तुम्हें जो नौजवान खड़े जरा दिखाओ, मैं तो पूछू तुम्हें, आपका गाँव तो बहुत पुराना है, बताओ किसी एक नौजवान को जो यहाँ बैठा है नौजवान, जरा हाथ उठा के बताया गैर राजनीतिक जड़ें किसको कहा जाता है? और नहीं पता तो सुनो, फिर अपने दिमाग में याद करो, तुम्हें पता लगे गैर राजनीतिक जड़ें क्या होती है। जब समाज में हो तो समाज ही सुनो। गैर राजनीतिक जड़ें होती है समाज की सामाजिक स्थिति, कि उस समाज के साथ उसकी सामाजिक स्थिति क्या है, उसके साथ छुआछूत भेदभाव तो नहीं होता, उसके साथ ऊंच नीच तो नहीं होती, उसकी सामाजिक स्थिति, उसका सामाजिक स्टेटस क्या है, कि अगर उनकी बच्ची को जा रही है तो उनको कोई अपमान कर सकता है नहीं कर सकता, अगर उनका कोई बुजुर्ग जा रहा है उसकी पगड़ी के साथ तो खेल सकता नहीं खेल सकता है। सामाजिक हैसियत तय करती है समाज की, और इस देश में है बहुत ज्यादा सामाजिक हैसियत। उनका अकेला आदमी जाए, आपकी हिम्मत नहीं, आप उसको भी कह दो। और आर्थिक स्थिति, जिनके घरों में मकान भी नहीं थे उनकी आर्थिक स्थिति क्या होगी, जिनके पास खाने को रोटी भी नहीं, उनकी आर्थिक स्थिति क्या होगी? ये होती है गैर राजनीतिक जड़ें, उस समाज की सामाजिक स्थिति और समाज की आर्थिक स्थिति की, उन पे कितने साधन संसाधन है। सच ये है कि साधन के नाम पे हम पे जीरो है। जो थोड़े बहुत नौकरी वोकरी लग गए उन्हीं के पास कुछ है जी, बाकी सब लोग तो जीरो है। अगर मेहनत मजदूरी ना करे तो उनके बच्चों को रोटी नहीं मिलेगी, ये है कड़वा सच। और जिनको शादी करनी पड़ती है ना, अभी मैं गांव में गया था, पीछे कौन सा गाँव था ठेला, एक महिला मुझे आंख में मिली, मैं नहीं कहना चाहता, उसने मुझसे कहा भाई मेरे बिटिया की शादी है 5-6 मार्च,
और हम बहुत गरीब हैं। 70 साल में हम यहाँ तक पहुंचे कि अगर बेटियों की शादी करनी पड़े तो हमें कर्ज लेना पड़ता है। अगर बेटे को पढ़ाना हो तो हमें जमीन बेचनी पड़ती। ये है हालात। तो आर्थिक जड़ें आप देखो, जिस समाज की राजनीति आज मैं कर रहा हूँ उस समाज की हालत देखो। तो ये लड़ाई अभी बहुत अधूरी है। जिन लोगों पे आपने वादा किया, भरोसा किया, जिन लोगों का आपने साथ दिया, उन्होंने आपको ठग लिया। मैं उनको बुरे नहीं कहूंगा, उन्होंने जितना करना था कर दिया। लेकिन क्या यहीं से हमारे घर बार कारोबार ठीक हो गए? क्या आज हमारी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत होगी कि हमारे लोगों को रोटी कपड़े मकान की दिक्कत नहीं है? आप अपने मन में सोचो। भी ओमपाल जी को मैंने बताया कि ये जो हवाई जहाज जा रहा है, ये देहरादून से लखनऊ जा रहा है। इस हवाई जहाज में बैठने कितने लोगों की हैसियत बन पाई? कितने लोग घर 4 गाड़ी पहुंच पाई? कितने लोग घर में सुख सुविधा आ पाई? अभी तक सच ही है, आपके गांव में भी होगा। बहुत सारे मकान ऐसे होंगे जिनका प्लस्टर नहीं होगा। आप चेक कर लेना जाकर सुबह को। ठीक है। तो अभी हमारी आर्थिक स्थिति कहाँ? जो कुछ हमने पैदा किया अपनी मेहनत के दम पे पैदा किया। लेकिन बाबा साहब हमें वोट का अधिकार दिला गए थे। इस वोट के जरिए भी तो हम ताकतवर बन सकते हैं। अगर हम अपनी वोट का सही इस्तेमाल करें और ताकतवर बनाए अपनी वोट को, और मिलजुल के ताकतवर किसी आदमी को सौंप दे, वो अगर अपने पैरों में कुर्सी पे बैठ जाए तो कलम की ताकत से हमारी जिंदगी नहीं बदल सकता। तो मैं तो इसलिए घूम रहा हूँ। मेरी समझ में आया कि बाबा साहब ने कहा पॉलिटिकल पावर द मास्टर की, राजनीतिक सत्ता की जो चाबी है वो आपके सारे परेशानियों को हल कर सकती है। और उन्होंने ये भी कहा कि राजनीति में हिस्सेदारी नहीं करोगे तो सबसे बड़ा नुकसान ये होगा, अयोग्य लोग आप पे शासन करेंगे। तो आज जिन लोगों पे घर नहीं चलाना आता वो देश चला रहे हैं। जिन लोगों ने, जिन्हें चाय पत्ती के दाम नहीं पता, वो प्रदेश चला रहे हैं। तो फिर भाई फिर तो इस प्रदेश की जनता को मुसीबत उठानी पड़ेगी। पेपर लीक हुआ नहीं हुआ आप बताओ मुझे? सारे बच्चों ने भरा दिया होगा ना पुलिस का पेपर। अब 4-4 महीने 6-6 महीने मेहनत करके पेपर देने गए तो पेपर लीक हो गया। अब क्या कर लोगे भाई? लीक हो गया पेपर। 400 रुपए के हिसाब से 48 लाख बच्चों से 2 अरब से ज्यादा रुपए इकट्ठा हुए सरकार के खाते में, और आपके हिस्से में आए जूते। ठीक है। आप गए पूरी मेहनत करके, पैसा खर्च करके, सारे काम छोड़ के पेपर देने, और उन्होंने अपने लोगों को पेपर थमा दिया। लो भाई तुम लोग ये लोग क्या करेंगे? सच ये है कि जिनका राज होगा उन्हीं के लोग ताकतवर होंगे, उन्हीं को जमीन मिलेगी, उन्हीं को रोजगार मिलेगा, उन्हीं को लोन मिलेगा, उनके अधिकार बचेंगे और उन्हीं की बहन बेटियां सुरक्षित रहेंगी। आज भी एनसीआरबी का डाटा का सारी पुलिस सब कुछ है। 50,000 महिलाओं के साथ रेप हत्या होती। कौन है वो महिला आपको पता है? हमारी माता बहन, हमारी बहन बेटियां हैं, दलित पिछड़े वर्ग की, आदिवासियों की, मुसलमानों की। उनकी रक्षा हम नहीं कर सकते तो हम कितने बड़े ताकतवर हैं बताओ? आज हमारा नौजवान, सच सुनोगे आप? आज हमारा नौजवान सुबह शराब पीता है और पूरे दिन नशे में रहता है, और वो ये कहता है कि मैं अपने घर को संभाल लूंगा। जो आदमी खुद को नहीं संभाल सकता वो समाज को संभाल लेगा? आज हमारा 10 साल का बच्चा गुटखा खाता है, तंबाकू खाता है, बीड़ी पीता है जी। अगर कहीं सतगुरु रविदास जी महाराज इसको कह के गए हूँ तो आप करो इस काम। अगर बाबा साहब अम्बेडकर कह गए तो करो इस काम को। बाबा साहब घर आए हनु करा। अरे ये बहने अपने आप सोचो, ये शराब पी के एक्सीडेंट में कहीं मरेंगे तो आप लोग भी चिल्लाओगे। माँ बाप के सुनते नहीं तो क्या करें? अगर हम पे ताकत हो तो हम इसमें कुछ बदलाव करें। तो हम उसी ताकत को लेने के लिए घूम रहे हैं, गली गली घूम रहे हैं, लोगों को तैयार कर रहे हैं। क्योंकि इस देश में आज पैसे वाले राज कर रहे हैं। पैसे वाले जो चाहते हैं वही होता है। ठीक है। अब पैसे वालों के चक्कर से हमारी जिंदगी नहीं बदल सकती, तो हमें अपनी ताकत बनानी पड़ेगी। पिछली बार आपने ताकत बनाई तो ताकत बनी तो बहुत सारी चीजें, लेकिन फिर उस पर दुश्मन चिपक गए तो वो ताकत दुश्मन के काम है, आपके काम नहीं है। कहते थे साहब, जिनके पास दल नहीं होता उनके पास बल नहीं होता, जिनके पास बल नहीं होता उनकी समस्याओं का हल नहीं होता, और जिनके पास नेता नहीं होता उनके पास कुछ नहीं होता। आपने बताओ कौन सा नेता बना? आप बताओ, अगर आपने कोई नेता तैयार किया? आज तो भेड़ बन गए हमारे लोग, इसके पीछे भागते उसके पीछे भाग के देखो। अपने बाप को बाप कहोगे तो ठीक रहेगा, दूसरे के बाप को बाप कहोगे तो जैसे उसका मतलब निकल जाएगा, फिर वो लात मारे। ठीक है। मैं तो पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैं भी रोजगार कर सकता हूँ। मैंने तो अपना जो है विदेश का कैरियर छोड़ा। किस वजह से? एक बात है बस मेरे दिल में लगी, मेरे फादर ने मुझसे कही थी कि भाई सब लोग अपने जीते, कोई समाज के लिए कुछ करता नहीं। मैं तो उस काम को कर रहा हूँ, आज भी कर रहा हूँ। सुख सुविधा की राजनीति भी नहीं करता। आप देखना मैं रात को 1:30 बजे पहुंचूंगा। आपका कोई नेता मुझे दिखा दो, विधानसभा वाला भी जो 1:30 बजे जाता है। कोई रोटी देता तो खा लेते हैं कि भाई घर से तो लेके चलते हैं, कोई देता खा लेते हैं, कोई पानी पिलाता पी लेते हैं। मगर एक आग है कि क्या हम इस देश में गुलाम पैदा हुए?
या हम इस देश में गुलाम मरेंगे? आज संविधान है तो भी हक अधिकार नहीं मिलते। कल अगर संविधान नहीं रहा मेरे भाइयों तो कोई कुर्सी बैठने देगा? कोई किसी थाने दफ्तर में घुसने देगा? कोई स्वाभिमान सम्मान का जीवन जीने देगा? तो फिर हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं कि जब ये दिन आ जाए तभी हम लोग लड़ेंगे? नूरपुर के इस गांव का बोर्डपुर का नाम तो बहुत बड़ा, तो काम भी बड़े बड़े करके दिखा दो। जैसे आपने पिछले आंदोलनों को ताकत दी, साइकिल से, मोटरसाइकिल से, पैदल, तमाम साधन लगा के, तो एक बार अपने इस खून को भी आजमा के देखो। आपने सबको तो आजमा के देख लिया। आप वोट ही तो देते आ रहे हो, सब लोगों को देते आ रहे हो, और वो वोट लेके 5 साल आते हैं आपकी बस्तियों में। जो आपसे 5 साल दोस्ती भी नहीं रखते, आपकी बात भी सुनते, तो आपका भला क्या करेंगे? कोई भी ना आता है। ठीक है, तो एक तरफ तो वो है, मगर वो पैसे वाले खूब है साहब, साधन धंधा। एक तरफ चंद्रशेखर आजाद, आप तराजू रख के तोल लो। अगर मेरे मुकाबले का काम उन्होंने समाज में किया हो तो आप उनके साथ चले जाओ, और अगर नहीं किया हो तो फिर चंद्रशेखर आजाद का साथ दे दो। कोई एक लड़ाई बता दो, जितने नौजवान यहाँ बैठे बताओ, कोई एक मुसीबत। 2 अप्रैल 2018 याद है? नेताओं ने कहा कोई हमारा कोई मतलब इस आंदोलन से, बताओ 17 लोग कुर्बान हुए भीम आर्मी के। ये ताकत पैदा की हमने समाज में मरने मिटने के लिए, समाज के स्वाभिमान सम्मान की रक्षा के लिए, ये दिया हमने समाज को। और आज भी अगर किसी को कोई तकलीफ होती, पुलिस से पहले भीम आर्मी को याद करता नहीं करता? आप बताओ। ठीक है, अभी भीम आर्मी पे राजनीतिक ताकत नहीं है। जिस दिन राजनीतिक ताकत होगी फिर मैं दिखाऊंगा आपको भीम आर्मी क्या कर सकती है। बहनों को पूछना चाहता हूँ, मेरी पढ़ी लिखी बहनें यहाँ बहुत सारी बैठी है, जवाब दे पाओगे मुझे? जवाब क्या किसी को इतना अधिकार है कि आपके सम्मान में उंगली उठा दे? तो ये जो अन्याय होता है बहनों के साथ, कब बंद होगा? पुलिस भी है, सब कुछ है, फिर क्यों नहीं बंद होता? क्योंकि उनको पता है कि इनकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं, इनकी बात रखने वाला कोई नहीं। आप, मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन सिख समाज के एक बच्चे का अपमान करके देखो। आप देखो, अगर वो लोग अपनी जी जान लगा के उसी दिन हिसाब किताब न कर दे, बराबर समझ रहे हो? ये होती है समाज की ताकत। और हमारे साथ ये रोज अन्याय होता है, हम सह के चुपचाप घर पड़ जाते हैं, क्योंकि हम आधे तो मर चुके हैं, और बाकी मरने का काम हम लोग कुछ दिनों में कर देंगे अगर हम नहीं लड़े। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप नहीं चाहते कि चंद्रशेखर आजाद ताकतवर हो? बताओ कौन कौन चाहते हैं? तो चंद्रशेखर आजाद आप 100 किलो माला बना दोगे, इससे ताकतवर नहीं होगा। आप 100-200 किलो दूध पिला दोगे, इससे ताकतवर नहीं होगा। ये ताकतवर होता है लोकतंत्र में वोट देंगे। जब पहले राजतंत्र था, तलवारें चलती थी, भाले चलते थे, बंदूक, तोप, हजारों लोग मर, तब राज बनता। अब बाबा साहब ने अपने 4 बच्चों को कुर्बान देके हमारे घूंठे में दे दी ताकत। बटन दबाओ राज ले लो, बटन दबाओ राज ले लो। अगर हम ये भी नहीं कर पा रहे तो फिर हम कौन सी जिंदा कौम है भाई? ठीक है, इसलिए मैं आज अच्छा मुझे आने का मौका मिला, और मैं कई लोग तो सुबह से मेरे साथ घूम रहे हैं, अब तो उनकी समझ में बहुत सारी बातें आ गई होंगी, मैंने बहुत सारी बातें समझा दी। जिनका राज होगा वही सुरक्षित होंगे, जिनका राज होगा उनके हाथ ऐसे होंगे, जिनका राज नहीं होगा उनके हाथ ऐसे होंगे। और अभी हमारे समाज का हाथ ऐसे है। जिनका हाथ ऐसे होता है उनको मांगने वाला कहते हैं, जो मांगते हैं उनको क्या कहते हैं बताओ? तो भिखारी को भिखारी राज नहीं करते, समझ रहे? ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबंधु अन्न, और छोटे बड़े सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। 600 साल पहले, कितने साल पहले क्या हाल रहे होंगे? तब बड़े बड़े राजा महाराजा उन्होंने अपने पैरों में नतमस्तक करवा दिए। करवाए नहीं करवाए? जो मीरा जी थी वो किसी आम राजा की बेटी नहीं थी, वो रानी थी। इतनी रानियां, इतने राजा, इतने महाराजा, सिकंदर लोधी और तमाम लोग सतगुरु जी ने उस समय 600 साल पहले अपने आगे नतमस्तक करा दिए कि इनसे बड़ा कोई संत नहीं है। उनके औलादों के हाल देखो क्या, रोटी के लिए ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन्नु अन्न, और छोटे बड़े सब सम बसे, ऐसा राज जहां कोई छोटा बड़ा ना हो, कोई ऊंच नीच ना हो, कोई भय ना हो, किसी का जुल्म ना हो, किसी का जाति ना हो, कोई ऐसा ना हो जो भूखे पेट सोए, कोई ऐसा ना हो जो बिना छत के सोए, कोई ऐसा ना हो जिसके बाद पहनने के लिए कपड़े की दिक्कत हो, किसी बहन बेटी का अपमान हो, कोई चोरी ना हो, किसी की हत्या ना हो। ऐसा राज आना चाहिए। उस राज को नाम क्या दिया उन्होंने? बेगमपुरा राज। कौन सा राज? बेगम का संधि विच्छेद करो, बेगम, यानी कि जहाँ कोई गम ना, गम का राज। तो वो लाएगा कौन? भाजपा के लोग ना, वो राज वो ही लाएगा जो सतगुरु रविदास जी महाराज को, विचारधारा को। ठीक है, तो आप 364 दिन घर रहो और एक दिन मूर्ति पूज के
और ये कहो कि सदगुरु जी आपकी जय हो तो ऐसे जय हो, ऐसा ना हो। सही बात है। 364 दिन आपको सुबह उठते तय करना पड़ेगा कि हमें इस देश में राज करने वाला समाज बनना है। हाँ। जब आप अपने मन में सपना पैदा कर लोगे, जैसे मैंने पैदा कर लिया है, हाँ। तो फिर वो दिन दूर नहीं कि राज भी आधा है। ठीक है। इस देश में चाय बेचने वाले राज कर सकते हैं, सकते नहीं कर सकते हैं? वैसे तो कहते हैं कि फकीर हैं हम, हाँ वैसे 10 करोड़ का सूट पहनते हैं। हाँ। मशीन पर कुत्ता लगा रहा और उसका लग रही तू इसमें आप जवाब नहीं दे पाओगे। आप दो जवाब अच्छे बताओ। पिछली बार आपने किसे वोट दिया था लोकसभा में? बताओ। जीता कौन? नहीं, झूठ बोल रहे हैं आप। ये है हमारा निशान। क्या है ये निशान? अभी अधूरी बात हो जाएगी। देखो, अब इधर देखो इसको। ये मुझे किसने सिखाया? किसने सिखाया? जिनको मैं गुरु मानता हूँ, ठीक है। ये मानव काशीराम साहब सिखा। देखो भाई, आपके यहाँ भी प्राइवेट स्कूल के टीचर्स होंगे, जैसे ये हमारी बहन जी बैठी। ये कितने बड़े करोड़पति आप जानते हो। आज चुनाव में सब कुछ खर्च होता है, उनका मुकाबला करने के लिए हमें की जरूरत है। इसलिए हमने ये भी तैयार किया कि हम अपने समाज से सहयोग मिले। तो चाहे आप 1 रुपए की मदद करो, लेकिन अपनी मेहनत की कमाई से मदद जरूर करो, जिससे कि इस लड़ाई को लड़ने में हमारा हौसला मजबूत ठीक है। वो अपने आंदोलनों को ताकत देते नहीं देते हैं, तो हमारे लोगों को देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए। तो मैं अब इसका ढक्कन खोल के रखूंगा सही। हाँ, प्रधान जी के पास। प्रधान जी से भी पैसे लूंगा मैं। ये तो बड़े हैं, इनके तो नहीं लूंगा, इनका तो खून हूं मैं। लेकिन आपसे भी ऐसा करूंगा, चाहे आप करें 1 रुपए की मदद, लेकिन करें जरूर, जिससे कि आपको